Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल कोर्स आज हमारा सेशन नंबर 12 है। आज इसमें हम रिकवरी ऑफ डेट इन यू इसको समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। हलवा केसेस होते हैं, बड़े आसान केसेस होते हैं। इनमें कोई लंबी चौड़ी बहसें नहीं होती, कोई लंबे चौड़े प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं होते। स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं, ईजी मनी होती है इन केसेस में। यानी आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती इन केसेस में और आपकी फ़ीस भी बन जाती है। और मोस्टली सीनियर्स इन केसेस में खुद कोर्ट्स में अपीयर नहीं होते, वो अपने जूनियर्स को ही भेजते हैं कि जाओ आप इनमें जाके बहस कर लो, क्योंकि इन केसेस में होता भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है कि बड़ी जाके लंबी चौड़ी बहसें करनी है। इसको देखते हैं, प्रोसीजर्स इनका समझते हैं। देखें, ये रिकवरी ऑफ डेट इन यू इलीगल कस्टडी में अगर कोई पर्सन किसी के हो तो उसको रिकवर कैसे करवाना है, उसको उर्दू का वर्ड होता है बाजियाब कैसे करवाना है। अच्छा, इसमें 5 सिचुएशंस होंगी। नंबर 1, माइनर डॉटर या सन, इनको रिकवर करवाना है। किसने? फादर ने। किससे? मदर से। या फिर मदर, ग्रैंड मदर, नानी से, खाला से, इस किस्म की फ़ाइल करनी है। या फिर मदर ने रिकवर करवाना है। किससे? फादर से। या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, चाचा चाची, इनसे रिकवर करवाना है। तो ये एक सिचुएशन आएगी। माइनर डॉटर या माइनर सन, इसको या तो माँ ने रिकवर करवाना है या बाप ने रिकवर करवाना है। होता है ना समटाइम्स कि माँ बाप की अलहदगी हुई तो बच्चे बाप ले जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको रिकवर माँ करवाना चाहती है बाप से, बाप उनको लेके चला जाता है, या दादा दादी लेके चले जाते हैं, या चाचा चाची लेके चले जाते हैं। सेम लाइक अगर फादर कहता है कि उसने अपने माइनर डॉटर सन, अपने बच्चों को रिकवर करवाना है, किससे करवाना है? हो सकता है वो कहे कि जी माँ से मैंने रिकवर करवाना है, या वो नाना नानी के पास है, माँ इस काबिल नहीं है, वो मेंटली फिज़िकली वो फिट नहीं है, तो नानी के पास है, उससे रिकवर करवाने। इस किस्म इन्होंने रिकवर करवाने हैं। माँ बाप ने अपने बच्चे रिकवर करवाने हैं अपने स्पाउस से या उनके रिलेटिव से। पहली सिचुएशन ये आ गई। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि माइनर डॉटर इसको रिकवर करवाना है। किसने? पेरेंट्स ने। किससे रिकवर करवाना है? अब ये नॉर्मली रनवे मैरिजेस की बेसिकली ये बात है कि भाग के शादी कर लेती हैं बच्चियां, तो उनके पेरेंट्स वो रिकवर करवाना चाहते हैं। वो अब बात की बातें हैं कि वो उस बच्ची ने निकाह किया होता या नहीं किया होता, लेकिन वालिदैन अपनी माइनर डॉटर को रिकवर करवाना चाहते हैं। ये सिचुएशन आ गई। तीसरी सिचुएशन ये आ गई कि हस्बैंड अपनी वाइफ को रिकवर करवाना चाहता है। किससे? उसके पेरेंट्स से। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि ये रनवे मैरिज की बच्ची ने कुछ अर्सा रही, उसके बाद फिर वो अपने माँ बाप के पास चली गई, वो अब उसको वापस नहीं आने देना चाह रहे। तो यहाँ पे हस्बैंड क्या करेगा? वो वाइफ को रिकवर करवाने के लिए उसके पेरेंट्स से एक पटिशन फाइल करेगा उसको रिकवर करवाने की। अच्छा, चौथी सिचुएशन ये आ गई, किसी भी पर्सन को, एनीबडी जो कि इलीगल कस्टडी में है, किसकी? पुलिस की, उसको रिकवर करवाना चाहता है कोई पर्सन, कोई रिलेटिव उसका, तो उसके लिए पिटीशन यहाँ पे 491 की फ़ाइल की जाएगी। फिर चौथी सिचुएशन ये आ जाती है, फिफ्थ सिचुएशन ये आ जाती है कि किसी भी बंदे को किसी ने, प्राइवेट पर्सन ने, किसी ने अपनी इलीगल कस्टडी में रखा है, तो इसको रिकवर भी करवाना है। इसके लिए भी पिटीशन फाइल की जाएगी। ये 5 सिचुएशंस मैंने बता दी हैं। माइनर डॉटर या सन को रिकवर करवाना है माँ बाप ने दूसरे स्पाउस से। माइनर डॉटर को रिकवर करवाना है उसके माँ बाप ने
वो रनवे मैरिजेस वाली बात आ गई। फिर हस्बैंड ने रिकवर करवाना है अपनी वाइफ को उसके पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, वो आ गया। फिर किसी भी बंदे को पुलिस ने अपनी इलीगल कस्टडी में रखा हुआ, कोई एफआईआर वगैरह उस पर दर्ज नहीं है, उसको रिकवर करवाना है। फिर लास्टली आ जाता है कि कोई भी बंदा, मेरा कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, उसको किसी प्राइवेट पर्सन ने इलीगली डिटेन किया हुआ है, अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, मैं उसको रिकवर करवाना चाहता हूँ। तो ये 5 सिचुएशंस हैं जिनकी आपके पास पिटीशंस आएंगी, केसेस आएंगे। अब इसमें हमारे पास रेमेडी क्या है? इनमें से कोई एक भी आएगी तो हम अंडर सेक्शन 491 CRPC हम पिटीशन फाइल करेंगे। लेकिन कहाँ पे फाइल करेंगे? फॉर्म क्या होगा? हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं, सेशन कोर्ट या फिर दूसरी सिचुएशन आ जाती है दूसरा फॉर्म आ जाता है हाई कोर्ट में। अगर हम सेक्शन 491 को पढ़ें CRPC में, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये पिटीशन इनको रिकवर करवाने की हम सेशन कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन होती है हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में जब हम फाइल करेंगे, या तो हम सिंपल 491 की पिटीशन फाइल कर दें, या फिर एक और हाई कोर्ट में हम अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन के हैबियस की पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। हैबियस पिटीशन, हैबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हैं उसकी। अच्छा, या तो हम 491 की सिंपल पिटीशन सेशन कोर्ट में फ़ाइल कर देंगे या हाई कोर्ट में फ़ाइल कर देंगे। अच्छा, हाई कोर्ट में हम या तो 491 की पिटीशन फाइल करेंगे या 199 के अंडर हम फाइल कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस की पिटीशन, रिट पिटीशन फाइल करेंगे, या फिर हम आर्टिकल 199 हैबियस पिटीशन में रेड विद कर देंगे 491 प्लस 491 CRPC, इन दोनों को मिला के भी हम पिटीशन फाइल कर देंगे। सो हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 हम फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में हम सिंपल अंडर सेक्शन 491 पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर अंडर आर्टिकल 199 रेड विद 491 हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सो ये आ गया हमारे पास फोरम कि जहाँ पे हम ये पिटीशंस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये रिकवरी किसके थ्रू करवाई जाती है? थ्रू पुलिस के। पुलिस ने इसमें रिकवर करके लेके आना होता है, लेकिन हम कोर्ट को ये प्रेयर भी कर सकते हैं कि हमें जो ये रिकवर करवाना है ये थ्रू बैलिफ करवाया जाए। बैलिफ, ये बैलिफ क्या होता है? ये उसी कोर्ट अपने ही नुमाइंदों को, कोर्ट के को एक बैलिफ होते हैं, उनको भेजती है, वो जाके उस डेटिनी को रिकवर करके लेके आते हैं। तो ये आ गया 5 सिचुएशन आ गई, 491 या हाई कोर्ट में 199 इनकी पिटीशन फाइल करते हैं। थ्रू पुलिस भी हो सकती है, थ्रू बैलिफ भी हो जाती है। अच्छा, अब आ जाए प्रोसीजर के कि इस पिटीशन में प्रोसीजर क्या होता है। बड़ा इजी। देखिए, सबसे पहले तो आ जाए फाइलिंग। हमने एक पिटीशन तैयार करनी है, उसको डायरी टाइम जो होते हैं उसमें जाके हम फाइल करते हैं, और अगर तो विद इन दैट आज मैंने अगर एक पिटीशन फाइल किया है, डायरी टाइम जो आज का था उसी में फ़ाइल की है, तो ये आज ही के दिन मुझे जज साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। देखिए, हाई कोर्ट में दायरगी टाइम और सेशन कोर्ट में, अब इसमें पहले मिसाल लेके चलते हैं। ये सेशन कोर्ट में हम एक पिटीशन फाइल करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 491। पहले इसको देख लेते हैं, इसका प्रोसीजर देख। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में क्या होगा? आज मैंने डायरी टाइम में जाके ये पिटीशन फाइल कर दी है। उसके बाद क्या होगा? मुझे आज ही के दिन इब्तदाई बहस के लिए जज साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे जाके बताऊंगा कि जज साहब मैं किसको रिकवर करवाना चाहता हूँ, उसकी एज क्या है और किस से मैं रिकवर करवाना चाहता हूँ। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, जिसको मैं रिकवर करवाना चाहता हूँ और किसकी कस्टडी से करवाना चाहता हूँ, यही हमने बताना है।
उसके बाद जज साहब ने नोटिस कर देने हैं पुलिस को विद डायरेक्शन कि आप इन जो भी डेटिन्यू है उसको मोस्टली 1 दिन 2 दिन का, मसलन अगर आज डेट है 19 को मैंने ये फ़ाइल की पिटीशन, आज ही के दिन मैं पेश हुआ, तो जज साहब सेशन कोर्ट में आज नेक्स्ट डे के लिए 1 दिन बाद के लिए एग्जांपल कर लेते हैं 20 तारीख के लिए जज साहब ने नोटिस और डायरेक्शन कर देनी है पुलिस को कि 20 तारीख को इस डेटिन्यू को, इस मगवी को, मगविया को, जो भी है उनको रिकवर करके 20 तारीख को मेरे सामने पेश करो। अच्छा, ये 20 तारीख आ गई, नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे में हम जाएंगे तो पुलिस उस जो भी डेटिन्यू है जिसको रिकवर करना है उसको लेके आएंगे, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करेंगे हर हालत में, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन अगर वो किसी वजह से उनको मिल नहीं सका, उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो वो कोर्ट में आके बताएंगे जी हमने बड़ी कोशिश की, हमें वो मिला नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दें हमें, ठीक है। अच्छा जी, फिर फॉर इंस्टेंस जज साहब ने कहा कि चले मैं आपको 1 दिन का और टाइम देता हूँ, 20 पे वो प्रोड्यूस पुलिस वाले ना कर सके, उन्होंने फर्दर टाइम मांग लिया, तो 21 तारीख पे बात चली जाएगी। 1 दिन का टाइम दे दिया। अब ये 21 तारीख आ गई है, इस दिन क्या होगा, पुलिस वाले फॉर इंस्टेंस जो भी डेटिन्यू था उसको लेके कोर्ट में आ गए, यहाँ पे आएंगे और जज साहब, अब ये डिफरेंट केसेस होते हैं ना, फॉर अगर तो माइनर बच्चे हैं जज साहब उनकी एज वगैरह देखेंगे, और माँ ने अगर फ़ाइल किया तो उसको दे देंगे। तो ये जिसको भी जज साहब ने, फिर अगर यहाँ पे रनवे मैरिज है तो जब उस बच्ची को प्रोड्यूस किया जाएगा जिसने भाग के शादी किया, तो जज साहब यहाँ पे जब उसको प्रोड्यूस किया जाएगा उससे पूछेंगे कि भाई आपने किसके साथ जाना है, क्या आपने शादी की हुई है, वो अगर तो उसने शादी की है वो निकाह नामा अपना देती है। सो जज साहब फिर उस हिसाब से उसका फ़ैसला करके, फ़ैसला क्या होना है, अगर तो वो बच्ची कहती है कि मैंने माँ बाप के साथ जाना है तो माँ बाप के साथ चली जाएगी, अगर खामद के साथ वो कहती है मेरी शादी हो गई है मैंने खामद के साथ जाना तो उधर भेज देंगे। तो यही प्रोसीजर होता है। देखें, ये जब 491 की पटिशन फ़ाइल की जाती है ना, तो इसमें पुलिस वालों की जान नहीं छुटती जब तक उन्होंने लेके नहीं आना, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। सो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं। अच्छा, हाई कोर्ट में क्या होगा, हाई कोर्ट में हमने आज पटिशन फ़ाइल की, फॉर इंस्टेंस वो सुबह लग जाएगी, वहाँ पे दायरगी के हिसाब से होता है ना। अच्छा, आज मैंने पटिशन फ़ाइल की, वो सुबह लग गई, इब्तदाई बहस हुई, मैंने जाके बताया जी कि मैंने फ़लाने बंदे को रिकवर करवाना है, जज साहब हाई कोर्ट उसमें डेट दे देगी, पुलिस को डायरेक्शन करेगी कि इसको प्रोड्यूस करो, इस तारीख पे लेके आओ। वो फॉर इंस्टेंस 20 तारीख थी, 20 तारीख को वो लेके आ गए, जज साहब उसका फ़ैसला कर देंगे। अगर वो नहीं लेके आते तो फिर वो फर्दर टाइम मांगेंगे, और उनकी जान तभी छूटनी है जब पुलिस वाले उस डेटिन्यू को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ। देखिए, जो सेशन कोर्ट में हम फाइल कर रहे हैं 491 और के अंडर, और जो हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 हम पटिशन फाइल कर रहे हैं हैबियस कॉर्पस की, मोस्टली हम ऐसे करते हैं, अगर हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल करनी हो तो हम अंडर आर्टिकल 199 और 491 इनको मिला के पटिशन फाइल करते हैं। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 199 के अंडर रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा वास्ट पावर्स आ जाती हैं, वो जिस किस्म का भी हाई कोर्ट फैसला करना चाहे वो कर सकती है। सो हाई कोर्ट में मोस्टली हम अंडर आर्टिकल 199 इसको मिला के, अगर हम सिंपल भी करेंगे बात तो वही है, लेकिन इसमें सिर्फ समझने की बात है कि लीगली आइनी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप पटिशन फाइल कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 199, तो हाई कोर्ट के पास पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरा एक डिफरेंस बता दूं, देखें हाई कोर्ट में अगर आप सिंपल 491 के अंडर पटिशन फाइल कर रहे हैं तो उसमें एक डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पे आपको पटिशनर को स्टैम्प पेपर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप अंडर आर्टिकल 199 रिट फाइल करेंगे तो आपको फिर 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाना पड़ता है। ये एक डिफरेंस है, याद रखना है। 491 की सिंपल पटिशन है,
तो उसमें स्टैम्प पेपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर अंडर आर्टिकल 199 रेट फाइल कर रहे हैं तो 500 का स्टाम्प लगेगा। अच्छा, अब ये जितनी भी सिचुएशंस हैं इनको हम थोड़ा सा अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आ गई कि माइनर बच्चे हैं, उनको रिकवर करवाना है। किसने करवाना है? मदर से। माँ बाप है, उनकी सेपरेशन हो गई है, बाप बच्चों को अपने साथ लेके चला गया है। अब उन बच्चों की फॉर इंस्टेंस ये एक हमारे पास सिचुएशन ये आई कि ये एक बच्ची है जिसकी उम्र 1 साल है और ये बेटा है उसकी उम्र 3 साल है। इस तरह लेके चल लेते हैं हम अपनी एग्जांपल को, ठीक है। अब ये माँ बाप जो इन बच्चों के थे उनकी आपस में सेपरेशन हो गई, बाप इन बच्चों को अपने साथ लेके चला गया। अब यहाँ पे ये जो वालिदा है ये अपने बच्चों को रिकवर करवाना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे माँ के पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, एक तो बल्कि तीन। नंबर 1, ये वालिदा जाएगी और जाके गार्डियन कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेगी अंडर सेक्शन 25 और उसके साथ सेक्शन 12 की एक पिटीशन फाइल करेगी। वो सेक्शन 12 की पिटीशन हम उसको बाद में डिटेल में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि अंडर सेक्शन 25 पिटीशन फाइल करेगी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के, और उसके साथ एक और भी एक एप्लीकेशन देगी अंडर सेक्शन 12। ये होती है टेम्परेरी कस्टडी की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है, अगर ये वालिदा गार्डियन कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच फौरी करती है तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब ये बच्चों की उम्र देखें, एक बच्ची सिर्फ 1 साल की है, एक बेटा सिर्फ 3 साल का है, माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पे जाना कोई फ्रूटफुल उसके लिए होगा नहीं, यहाँ पे दिन ज़्यादा लग जाएंगे। मैं उस प्रोसीजर में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास इस किस्म का केस आएगा, हमने इस वालिदा की तरफ से पिटीशन फाइल कर देनी है या तो सेशन कोर्ट में या फिर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देनी है। ये बेटर ऑप्शन है, हम ऐसे ही करते हैं, हम इसमें नहीं जाते फॉर द टाइम बीइंग, हम सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या होता है? प्रोसीजर यही है, आज हमारे पास ये वालिदा आई है, हमने उसकी तरफ से पिटीशन तैयार की, फॉर इंस्टेंस हमने सेशन कोर्ट में फ़ाइल कर दी। अब इतने छोटे बच्चे हैं, जजेस को भी पता होता है कि ऑब्वियसली जो 1-1 साल के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स हैं, वो माँ के पास होने चाहिए। ये जजेस की अंडरस्टैंडिंग है, इस पे सेट प्रिंसिपल्स हैं। तो हमने पिटीशन फाइल की, बेशक हमने सेशन कोर्ट में फ़ाइल की, बेशक हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल की, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम यहाँ पे कोर्ट देगी, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, पुलिस को कि आप इसको रिकवर करके लेके आए। आज पिटीशन फाइल किया, अगर तो छोटी तहसीलें हैं वहाँ पे हमने पिटीशन फाइल कर दिया 491 की सेशन कोर्ट में ही, तो वहाँ पे हो सकता है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तहसीलें कितनी बड़ी होती हैं, वो जज साहब कहेंगे कि जी मैं 3 घंटे के लिए रख रहा हूँ, पुलिस को ऑर्डर करते हैं लेके आओ इस बच्ची को, इन बच्चों को लेके आओ, या नेक्स्ट डे का कर देंगे। लेकिन ये अच्छा, जब ये ऑर्डर होगा नेक्स्ट डेट पे पुलिस वाले उन बच्चों को रिकवर करके लेके आएंगे, उसका हस्बैंड भी आएगा, जिस रिस्पोंडेंट जिसने फादर जिसने उन बच्चों को अपने पास रखा हुआ है, फिर वो अपने वकील साहब को भी साथ ही एंगेज कर लेते हैं। पुलिस वालों का क्या होता है, जब ये हमने पिटीशन फाइल की, पुलिस वाले जाते हैं उन बच्चों को, जो हस्बैंड होगा उसको जाके कहेंगे कि सुबह ये बच्चे कोर्ट में प्रोड्यूस करने, वो जिस तरह भी करवाएं। बहरहाल वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब वो हस्बैंड आता है, वो अपने साथ अपने वकील को भी ला सकता है, वो ख़ुद भी पेश हो सकता है। अच्छा, जब ये हमने पिटीशन फाइल की थी सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, हम जाके वहाँ पे इब्तदाई बहस क्या करेंगे? हम सिर्फ सिंपल इतना कोर्ट को बताएंगे, सर एक बच्ची 1 साल की है, एक बेटा 3 साल का है, छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, इनको ये जो फादर है इन बच्चों का वो लेके चला गया। देखें, अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सेटल प्रिंसिपल है कि इतने छोटे बच्चों को माँ के पास होना चाहिए, ख़ास तौर पे दूध पीते बच्चों को। तो ये फिर बच्चे प्रोड्यूस किए जाएंगे, फिर हमने इसमें इब्तदाई बहस यही करनी है कि इनको प्रोड्यूस करना है, जज साहब ऑर्डर कर देंगे। अच्छा, फिर वो बच्चों को लेके आ गए पुलिस वाले नेक्स्ट डेट पे, या जो भी टाइम उन्होंने फ़िक्स किया था, जो भी डेट थी उस पे लेके आ गए हैं।
अब हमने एज ए वकील पटिशनर के, इस वालदा के वकील के, हमने क्या वहाँ पे बहस करनी है? कुछ भी नहीं। जज साहब ने देखना है बच्चे आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जज साहब ने कहना है कि इन बच्चों को वालदा के हवाले कर दो। इतने छोटे बच्चे हैं, वो माँ के पास ही जाने, और जाने भी चाहिए। अच्छा जी, वो जज साहब ने कहना है कि जी बच्चे माँ को दे दो, और उसके बाद उन्होंने पटिशन डिस्पोज ऑफ कर देनी है। फादर को डायरेक्शन दे देंगे कि अगर आप कस्टडी लेना चाहते हो उन बच्चों की तो आप गार्डियन कोर्ट में चले जाओ, वहाँ पे जाके अंडर सेक्शन 25 आप पटिशन फाइल कर दो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कोर्ट यही डिसाइड करेगी कि इतने छोटे बच्चों को माँ के पास जाना चाहिए, ये जहन में बिठा लें। अच्छा, दूसरी तरफ एक अब इनको हम रखते माइनर ही हैं, लेकिन इनकी उम्रें थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एक डॉटर है, अब इसी केस में डॉटर है, उसकी उम्र फॉर इंस्टेंस 10 साल है, और जो बेटा है उसकी उम्र 13 साल है, बट 18 से दोनों कम है तो दोनों माइनर ना। अब इसमें ये हुआ है कि इनकी लड़ाई हो गई है और बच्चे बाप के पास चले गए, ठीक है, या बच्चे माँ के पास हैं, बाप ने पटिशन फाइल कर दिया कि जी मुझे इनकी कस्टडी लेके जाए। इधर वे जिसने भी पटिशन फाइल की है, सेशन कोर्ट में की है, हाई कोर्ट में की है। अच्छा, जब ये इतने बड़े बच्चे होंगे ना, तो जब हम हाई कोर्ट में अगर फाइल करते हैं तो हो सकता है कि हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना करे, वो कहे कि बच्चों की उम्र इतनी ज़्यादा है, आप गार्डियन कोर्ट में चले जाएं। देखिए, जब बच्चों की उम्र छोटी होती है तो वो ज़्यादा कंसर्निंग होता है कि वो माँ के पास जाए। लेकिन जब बच्चों की उम्र 10 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल है, तो वो कोई अर्जेंट नौयत का मैटर तो रहा ही नहीं है, चाहे वो माँ के पास है चाहे वो बाप के पास है। तो कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकती है इब्तदाई बहस पे कि जी आप गार्डियन कोर्ट में चले जाएं, चाहे आप फादर के वकील हैं चाहे आप मदर के वकील हैं। लेकिन बहस हमने यही करनी है कि जी बच्चे माइनर हैं, इनको रिकवर करवा के तो भेजा जाए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन कर दी, नोटिस कर दिया पुलिस को कि इन बच्चों को रिकवर करके लेके आओ कोर्ट में। उसी तरह यही वाला प्रोसीजर डायरेक्शन कर दी पुलिस को कि 10 साल और 13 साल के इन बच्चों को रिकवर करके लेके आओ। पुलिस वाले इनको अगले दिन लेके आए, जो भी डेट थी उस पर वो रिकवर करके लेके आए। यहाँ पे कोर्ट के पास, कोर्ट ज़्यादातर यही करती है कि कोर्ट इन बच्चों से, ये 10 साल की बेटी और 13 साल का अगर बेटा है, इनसे पूछेगी आप किसके पास जाना चाहते हो, आप माँ के पास जाना चाहते हो, आप बाप के पास जाना चाहते हो। अगर इन्होंने कह दिया, ये इनमें समझ बूझ हुई, ज़रा समझदारी बच्चे होते हैं, इन्होंने कह दिया जी हमने बाप के पास ही रहना है, तो कोर्ट कहेगी ठीक है जी ये दोनों बाप के पास ही रहेंगे। माँ ने अगर पिटीशन इनकी कस्टडी लेनी है तो गार्डियन कोर्ट में चला जाए। लेकिन अगर इन बच्चों ने कह दिया हमने माँ के पास ही रहना है, तो कोर्ट माँ को दे देगी और बाप को कहेगी कि आप गार्डियन कोर्ट में चले जाओ। सो इनके फैसले इसी तरह होते हैं, इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बहसें नहीं होनी। खुद सोचे ना, इतनी उम्र का बच्चा अगर आ रहा है कोर्ट में, 10 साल का, 13 साल का, कोर्ट उसमें पूछ लेगी जब उस बच्चे से कि आप किसके पास जाना चाहते हो। अगर वो कहता है जी कि मैं माँ के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं उधर ही रहना चाहती हूँ, तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट यही कहेगी ना कि ठीक है माँ के पास रहो, जिसको दूसरे को तकलीफ़ है वो गार्डियन कोर्ट में चला जाए। चाहे फादर है, चाहे मदर है, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाचा है, जो भी है, जिसने भी पटिशन फाइल किया उसको आप छोड़ दें। ये इसी तरह होना है। अच्छा, इसकी अब पटिशन मैं साथ ही साथ कर दूं। ये मेरे पास एक पटिशन है 491 की, मैं दिखा देता हूँ। ये हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है, इन द लाहौर हाई कोर्ट ये आ गया। अच्छा, अब इसमें पार्टीज़ कौन सी हैं? मुसम्मात इरम हसन है, ये पटिशनर है, उसका सारा एड्रेस वगैरह आ गया। वर्सेस अब पहले नंबर पे SHO को पार्टी बनाया गया, जिसके एरिया में वो बच्चे हैं जहाँ से रिकवर करवाना है। फिर नंबर 2 पे वो नासिर अब्बास है, जिसकी कस्टडी से रिकवर करवाना है। ये पार्टीज़ आ गई। SHO कंसर्न्ड जिसने रिकवर करवाना है उसको पार्टी बनाते हैं, और ऑब्वियसली प्राइवेट बंदा जिससे भी आपने रिकवर करवाना है वो, ये दोनों पटिशनर रिस्पोंडेंट बन गए। अब टाइटल क्या दे रहे हैं इस पटिशन का, ये देखें। पटिशन अंडर सेक्शन 491 CRPC फॉर द रिकवरी ऑफ साहिल अब्बास, माइनर सन ऑफ द पटिशनर, एज्ड अबाउट 2 years, 2 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है साहिल अब्बास, फ्रॉम द इलीगल एंड इम्प्रॉपर कस्टडी ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2 एज द लाइफ ऑफ द डेटिन्यू इज़ इन कॉन्स्टेंट डेंजर एट द हैंड्स ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2। अब ये वालिदा इरम हसन, इसने पटिशन फाइल की है। ये नासिर अब्बास इसका शौहर है,
उससे रिकवर करवाना है। 2 साल का इसका बच्चा है, ये इसकी है। अब इसमें स्टोरी क्या लिखनी है, मैं स्टोरी थोड़ी सी, अब ये काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, वो यही है सारा कि ये बच्चा मेरे पास था, हमारी अलहदगी हो गई है और ये बच्चे को अपने साथ ले के गया। इस किस्म की स्टोरी लिखनी होती है। एंड पे प्रेयर क्या कर रहा है, Therefore, relying upon all above narrated submissions, it is humbly prayed that this writ petition may very kindly be accepted and the respondent number one कौन था, SHO, respondent number 1 may very kindly be directed to recover the above named minor son of the petitioner detinue from the illegal and improper custody of respondent number 2 and produce him before this honorable court, यानी पुलिस वाले उसको रिकवर करें, रिकवर करके कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस करें and be set at liberty while handing over him to the petitioner his real mother so that justice could be done, कि उसको रिकवर करे पुलिस वाले, रिकवर करके अदालत के सामने लेके आएँ और अदालत वाले उसको पिटिशनर उसकी रियल मदर को दे दें। ये हम इसमें प्रेयर कर रहे हैं, नहीं अदर रिलीफ। अच्छा, वकील साहब का साइन और ये कि पहली मैं पिटिशन फ़ाइल कर रहा हूँ। तो ये एक 491 की पिटिशन हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई थी। अब इसमें होना क्या था, कुछ भी नहीं, 2 साल का बच्चा था, ये केस मैंने ही किया हुआ है, 2 साल का बच्चा था और ये मैंने पिटीशन फ़ाइल की। मैं गया हूँ जज साहब को, मैंने जाके इब्तदाई बहस जब पहले दिन लगी, मैंने कहा जी 2 साल का बच्चा है, प्रोड्यूस वालदा के पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं बहस और करूँगा भी क्या। अगले दिन के नोटिस हो गया, पुलिस वाले लेके आ गए, जज साहब ने मेरे खड़े खड़े वो बच्चा जो है वो वालिदा को दे दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कुछ भी नहीं। अब दूसरा वकील जो आया भी था दूसरी साइड का, वो क्या बहस करेगा, उसने तो ऑब्वियसली करनी है कि जी वालिदा ठीक नहीं है, वालिदा का करैक्टर नहीं ठीक, इस किस्म की बातें अगर वो कर भी रहे हैं तो करते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया ये पेट रूल्स है कि छोटे बच्चे इन्फेंट्स ख़ास तौर पे माँ के पास ही जाने। तो ये माँ को दे दिया और बाप को डायरेक्ट कर दिया कि भाई जाओ गार्डियन कोर्ट में आप चले जाओ और वहाँ पे जाके आपने अगर कस्टडी लेनी है तो प्रॉपर इसका फॉर्म ये गार्डियन कोर्ट, आप वहाँ पे जाके अंडर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट आप ये पिटीशन फाइल कर दो, वहाँ से आप ले लो। फॉर द टाइम बीइंग हम इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को ही दे रहे हैं और उसी को देनी है। सो ये आ गई पहली पिटीशन कि अगर बच्चों को रिकवर करना हो, इन्फेंट्स होंगे डेफिनेटली माँ के पास जाएंगे, अगर लेकिन दूसरी तरफ अगर तो इसमें भी काफ़ी सारी सिचुएशन आ जाती है ना। फॉर इंस्टेंस माँ ने फौरी बच्चों को छोड़ के चली गई थी, 6 महीने साल तक माँ ने बच्चों का पूछा ही नहीं, वो डिफरेंट सीन्स आ जाते हैं। माँ ने लिख के दे दिया है कि मैं बच्चों को नहीं रखती, बच्चों को बाप रखे, फिर 7 महीने बाद 1 साल के बाद जाके उसने माँ ने पिटीशन फाइल कर दी कि मेरे छोटे बच्चे हैं उनको रिकवर करवाया जाए, वो डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो बच्चे माँ के पास ही जाने हैं, जो माँ से छीने हैं वो माँ को ही मिलेंगे। माँ खुद छोड़ के गई है, माँ बड़े लंबे अरसे तक उसने कोई पिटीशन नहीं फाइल की, वो डिफरेंट सिनेरियोज आ जाएंगे। अब माँ फॉर इंस्टेंस होता समटाइम्स अलहदगी हुई, माँ बच्चे छोड़ के चली गई, उसके बाद 1 साल तक उसने उनका पूछा नहीं, 1 साल के बाद पिटीशन फाइल कर दी। उतनी दौरान बच्चों को कौन पाल रहा है, उसकी दादी पाल रही है, उसकी चाची ताई जो भी पाल रही है वो बाप के पास रह रहे थे, तो वो डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। लेकिन अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं हो तो बच्चे माँ के पास इतने छोटे जाने होते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी सिचुएशन कौन सी है, ये शादी वाली, ये बड़े बहुत ही ये भी इजी केसेस हैं लेकिन थोड़े से ये डेंजरस भी केसेस होते हैं, रनवे मैरिजेस वाले। अब इनमें क्या होता है कि बच्ची ने भाग के घर से शादी कर ली, तो माँ बाप क्या करेंगे, बच्ची को रिकवर करवाने के लिए पिटीशन फाइल करेंगे और उनको पता भी होता है कि बच्ची घर से भाग गई है, उसे शादी वगैरह कर लिया, लेकिन फिर भी वो एक पिटीशन फाइल करते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, वो सेशन कोर्ट में भी कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं। अच्छा जी, वो इसी तरह पिटीशन फाइल की जिसमें माँ बाप ने सिर्फ यही कहना होता है कि जी हमारी बच्ची थी, वो स्कूल से आ रही थी, जो भी स्टोरी थी, उसको फलाने बंदे ने अगवा कर लिया है, वो जो प्राइवेट पर्सन है जिसके साथ उसने शादी की है या भाग गई है व्हाटएवर, वो उसने उसको अगवा कर लिया, लेके चले गए हैं, तो हमारी उस बच्ची को रिकवर करवाया जाए। अब इसमें क्या होगा, जब ये पिटीशन फाइल की जाती है रनवे वाली, तो पहली बहस पे हम क्या करेंगे, जी हमारी बेटी है इस तरह, अब उसकी उम्र इतनी है, जिस तरह ये वो पिछले दिनों ये कराची की एक बच्ची का बड़ा मैटर चलता रहा है, क्या नाम था उसका,
बड़ा वो टीवी पे भी हर जगह रहा है वो। अब वो बच्ची अपने माँ बाप के पास चली गई है, दुआ ज़हरा। उसमें क्या हुआ था, वो बच्ची चली गई थी, उसने खुद लाहौर आ गई थी, शादी कर ली। उसके वालिद ने क्या किया था, उसने ये पटिशन्स वो फाइल करता रहा था उस बच्ची की रिकवरी के लिए। सेशन कोर्ट में भी कर सकता था, वो हाई कोर्ट में करता रहा। सो ये वही वाली पटिशन है रनवे मैरिज वाली। भी बच्ची मेरी, मैं जाके अगर मैं पटिशनर हूँ, मैंने ये पटिशन फाइल किया, मैं कोर्ट में इब्तदाई बहस पे जाके क्या कहूँगा कि जी मेरी बच्ची है, उसको फ़लाना बंदा अगवा करके ले गया। यही कहूँगा, जज साहब कहेंगे पुलिस को कि चलो भी लेके आओ उसको। अब डिपेंड करता है कहाँ से रिकवर करवानी है, 1 दिन का टाइम देते हैं। तो इसमें भी कोर्ट की कोशिश होती है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दिया जाए, क्योंकि माइनर डॉटर है, उसको रिकवर करवाना है। एनी हो जी, अगर वो रिकवर हो के आ गई कोर्ट में, वहाँ पे जज साहब फिर उस बच्ची से पूछते हैं कि भाई आप किधर से आ रही हो, किसके साथ गई थी। देखें, पहली बहस पे तो, पहली डेट पे तो मैंने ये बहस कर दी कि जी हमारी माइनर डॉटर है, उसको अगवा कर लिया गया, ये बहस है। अब अगली डेट आ गई जिस पे पुलिस वाले उस बच्ची को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने क्या बहस करनी है, मैंने कुछ भी बहस नहीं करनी। जज साहब ने उस बच्ची को बुला लेना है रोस्टम पे और उससे खुद पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रही हो। वो कहेगी जी कि मैं अपने खामद के घर से आ रही हूँ, मैंने इससे शादी कर लिया। किससे शादी किया, वो ये नाम है जी, मैंने उसके साथ शादी कर लिया। अच्छा, फिर जज साहब उससे पूछेंगे आप किसके साथ अब जाना चाहती हो, अपने खामद के साथ जाना चाहती हो या अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हो। यहाँ पे हो सकता है, मोस्टली ऐसा भी होता है कि जजेस टाइम देते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, एक बच्ची ने घर से भाग के शादी की है, अक्ल समझ नहीं होती बच्चियों को, मैं तो अब यही कहता हूँ। सो जज साहब फिर यहाँ पे उस बच्ची को कहेंगे कि अपने वालिदैन से मुलाकात करो, उनकी सेपरेट मुलाकात करवाते हैं। 99% ऐसा ही होता है कि जज साहब उस बच्ची की जब वो बताएगी कि मैंने निकाह किया है, फ़लाने बंदे से किया है, रनअवे मैरिज का केस है, जज साहब कोई भी हो, वो उस बच्ची को कहेंगे अपने वालिदैन से मिलो, बैठो, इनसे बातचीत करो। उनको अलहदा बिठाएंगे कि शायद माँ बाप कन्विंस करने में इसको कामयाब हो जाए, ये इसने तो ये चवल मार ही ली है, तो इस वजह से भी टाइम दिया जाता है कि शायद वापसी हो जाए, अभी तो ये टाइम दिया जाता है। उसके बाद फिर जैसे अब दोबारा उस बच्ची को बुलाते हैं, केस दोबारा कॉल होता है, फिर उस बच्ची से दोबारा पूछते हैं कि भाई किसके साथ जाना है, माँ के साथ जाना है, बाप के साथ जाना है, अपने वालिदैन के साथ जाना है, या अपने खामद के साथ जिसके साथ तुमने निकाह कर लिया आपने उसके साथ जाना है, बताओ। वो बच्ची अगर तो कह देगी कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, तो बच्ची को जज साहब पेरेंट्स के साथ भेज दें। अगर वो बच्ची कहती है कि मैंने अपने खामद के साथ जाना है, तो जज साहब उस बच्ची को अपने उस खामद के साथ भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे बच्ची की उम्र अगर तो 10-12 साल है, 12 साल 13 साल आती हैं, इस किस्म की बच्चियाँ भी, अल्लाह माफ़ करे, आजकल उनके भी रनवे के केसेस हमने देखे हैं अदालतों में, देखने से पता लगता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। सो एनी हो, अगर तो वो बिल्कुल 12 साल 11 साल छोटी बच्चियाँ हैं, फिर तो मुश्किल होता है, फिर तो कोर्ट भी कहेगी कि माँ बाप के पास इनको जाना चाहिए, उनका वो टेस्ट भी करवा सकते हैं। बहरहाल एनी हो, ये डिफरेंट सिचुएशन बनती हैं। इन केसेस में ये थोड़े से डेंजरस केसेस भी होते हैं। ऑब्वियसली जिनकी बच्ची घर से भागी है वो बड़ी तैयारी से आते हैं, बाहर निकलो तो बड़े उनके साथ लोग वगैरह आए होते हैं। फिर इसी तरह जिसने शादी की होती है खामद वाली साइड, वो बड़े लोग आए होते हैं। सो अजीब सा माहौल बना होता है। अदालत के बाद अगर वो खामद के साथ जा रही है या वालिदैन के साथ जा रही है, तो कोर्ट रूम के बाहर भी लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। सो इस किस्म के भी मसले इन केसेस में आते हैं, रनअवे मैरिजेस वाले। सो ये आ गए। अच्छा, इनमें अगर आपने केस ले लिया, आपके पास एक केस कोई इस किस्म का आ भी गया है, तो आपने ज़रा पार्टियों के साथ जुड़ के नहीं रहना। मेरा आपको ज़ाती मशवरा है, ये ज़रा अपने टाइम पे हैं कोर्ट में, आप उनके साथ फिरने तुरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ये डेंजरस केसेस होते हैं, इनमें वो गैरत के मसले होते हैं, फायरिंग भी हो जाती है, कई दफ़ा हुई है। सो अवॉइड करना है। अगर आपके पास ये केस भी है तो आपने क्लाइंट्स के साथ नहीं फिरना। आप कोर्ट रूम में हो, केस कॉल भी हो गया, थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाए, लेकिन इससे कोर्ट की हद से ज़्यादा आपका कोई इंटरेस्ट इन केस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़े से डेंजरस केसेस हैं। अच्छा, इनमें जब फॉर इंस्टेंस अगर बच्ची अपने खामद के साथ ही जा रही है या अपने वालिदैन के साथ जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें वो बड़े लोग बाहर इकट्ठे होते हैं, काफ़ी दुनिया लेके आए होते हैं। तो इसमें फिर जज साहब को ये भी कहा जाता है कि जज साहब आप इनको सिक्योरिटी दी जाए
ताकि ये यहाँ से बाहर जा सके, बाहर लोग बड़े इनके, और जजेस समझते हैं तो वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं इस बच्ची को जिस तरह भी वो जाना चाहे। तो ये दूसरे केसेस आ गए, ईजी केसेस हैं, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं। आपने पिटीशन फाइल की, सारा प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया, यही कुछ इसमें होना है, ईजी सा केस होता है। अच्छा, अब ये रनवे मैरिज वाली इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये एक पटिशन है मुसम्मा शमा मई, हाई कोर्ट में ये फ़ाइल की गई है, ये भी मैंने ही फ़ाइल की थी। ये को मुसम्मा शमा मई एक ख़ातून है, उन्होंने फ़ाइल की थी। अब इसमें पार्टीज़ कौन बनेगी? ऑब्वियसली वो पटिशनर होगी, SHO को उसने पार्टी बनाया। फिर जो भी प्राइवेट पर्सनस हैं जिनसे उस बच्ची को रिकवर करवाना है, अब होता नॉर्मली इस तरह ही है, वो बच्चियां भाग के शादी कर ली, अब उस बंदे को, उसके बाप को, उसके चाचों को, उसके भाई बहनों को, सब कोई लोग कहते हैं जी पा दो इन्होंने भी पार्टी। तो ये देख ले, इसमें SHO 1 नंबर 1 पे SHO जिसने रिकवर करवा के लाना, उसके बाद ये 11-10 बंदे इसने और यहाँ पे रिस्पोंडेंट बना दिए। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हाई कोर्ट में मोस्टली हम फाइल करते हैं 199 और 491 को मिला के, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के पास थोड़ी सी जुरिस्डिक्शन उसकी एक्सपैंड हो जाती है। सो इसमें सिर्फ ये होता है कि 500 रुपये का एक स्टाम्प एक्स्ट्रा लगना होता है और कुछ भी नहीं। अब इसकी हमने हेडिंग क्या दी थी? रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और आगे रेड विद सेक्शन 491 CRPC। रेड विद यानी दोनों सेक्शंस को मैंने मिला दिया है। रेड विद सेक्शन 491 CRPC फॉर द रिकवरी ऑफ डेटिन्यू नेमली मुसम्मा रमशा, डॉटर ऑफ द पटिशनर, एज्ड अबाउट 15.5 ईयर्स। 15.5 साल की बच्ची है, इसको रिकवर करवाना है हमने। अंडरस्टूड बात है। शादी किस तरह शादी की है इसने? रनवे मैरिज। From the illegal and improper custody of the respondent number 2 to 11 as the life, liberty, honor, modesty and prestige of the detainee is in constant danger at the hands of respondent number 2 to 11। ये टाइटल दिया, टाइटल में हम सबको सारा बता देते हैं कि किसको रिकवर करवाना है, उसकी उम्र वगैरह किसनी, पूरी स्टोरी बताई गई, वो कहाँ थी, कहाँ से उसको उठा के लेके गए, जो भी स्टोरी थी। उसके बाद प्रेयर में क्या कह रहे हैं? देयरफॉर रिलाइंग अपॉन ऑल अबव नरेटेड सबमिशंस इट इज हम्बली प्रेड दैट दिस पिटीशन मे वेरी काइंडली बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 मे वेरी काइंडली बी डायरेक्टेड टू रिकवर द डेटिन्यू मुसम्मात Ramsha Bibi, daughter of the petitioner, from the illegal and improper custody of the respondent number 2 to 11 and produce her before the honorable court, and after recording her statement she be set at liberty so the justice could be done। अब ये 15.5 साल की बच्ची है, ये जब प्रोड्यूस की जाए गई कोर्ट में, तो जज साहब ने फिर इनसे पूछा इस बच्ची से कि आप कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो? उसने बताया जी कि मैंने निकाह कर लिया है, फ़लाना मेरा खावंद है और मैं खावंद के घर से आ रही हूँ। फिर जज साहब ने टाइम दिया कि जाओ इस बच्ची को अपने वालिदैन के साथ थोड़ी देर मिलो, और फिर वालिदैन दोबारा उससे पूछा कि किसके साथ जाना है। अब मुझे याद नहीं ये किसके साथ गई थी, पेरेंट्स के साथ गई थी या अपने खावंद के साथ गई थी। तो ये केसेस हैं, बड़े इजी केसेस हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई लंबी बहसें नहीं होती इसमें यही प्रोसीजर है। वो बच्ची ने जिस तरफ कह देना है उस तरफ उसको भेज दिया जाता है, अनलेस उसकी उम्र बहुत ही छोटी ना हो। सो ये आ गया नंबर 2 केसेस। अच्छा, इसके बाद हाँ ये आ गया, ये वालिदैन रिकवर करवा रहे थे रनवे मैरिज में। अच्छा, अब अगर हस्बैंड ने रिकवर करवाना है अपनी वाइफ को, समटाइम्स ऐसे होता है, रनवे मैरिज भी हो सकती है कि हस्बैंड वाइफ उन्होंने शादी की, फिर वो खुश रहते रहे, फिर वो बच्ची अपने वालिदैन से मिलने गई, उसको वापस नहीं आने दे रहे, एक ये सिचुएशन होगी। या वालिदैन बहला फुसला के उसको ले गए हैं, अब उसकी बीवी अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू कर दिया। अब ये हस्बैंड बेचारा ये कहता है जी कि मैंने अपनी बीवी को वापस लेके आना है। तो ये भी क्या करते हैं, या तो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में 491 की पिटीशन फाइल कर देता है कि जी मैं खावंद हूँ, मेरी बीवी को ज़बरदस्ती इसके माँ बाप ने अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पे ऑब्वियसली वो पिटीशन के साथ अपना निकाह नामा वगैरह लगाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रिकवर करवाने के लिए उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर रहा है, तो इसमें कोर्ट मोस्टली सिक्योरिटी मांगती है। अब ये डिपेंड करता है, हाई कोर्ट में तो लाजमी होता है कि कोर्ट ने सिक्योरिटी लेनी है, 10,000, 20,000, 50,000, कोर्ट की मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी कहे। उसकी वजह ये है, कोर्ट इसलिए कहती है कि आप ये सिक्योरिटी जमा करवाओ
कि आप जो कह रहे हो कि ये फ़लानी मेरी बीवी है और उसके माँ बाप उसको ज़बरदस्ती लेके उन्होंने रखा हुआ है, अब उसके माँ बाप अदालतों में आएंगे, उनकी इज़्ज़त भी ख़राब होएगी, पुलिस उनके दरवाज़े पे जा रही है कि जी ये फ़लाने की बीवी है आपकी बेटी, अगर वो नहीं है, आपने कोई जाली वगैरह निकाह नामा बनाया हुआ है, उनकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो, तो इस वजह से ये सिक्योरिटी लाजमी हस्बैंड से लेते हैं। और फॉर इंस्टेंस एक बंदा है, उसने हस्बैंड है, उसने इस किस्म की पटिशन फ़ाइल कर दी, फ़लानी मेरी बीवी है, वो कोर्ट में खातून आई, उसने आके कहा नहीं जी मैं तो उसकी बीवी नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है, तो ये जितनी भी सिक्योरिटी होगी ये ज़ब्त हो जाएगी और इसके पेरेंट्स को, उस बच्ची वगैरह को, उनको मिल जाती है। और अगर उसने बच्ची ने कहा हाँ जी मैं इसकी बीवी तो हूँ लेकिन मैंने इसके साथ नहीं जाना, मैंने अपने माँ बाप के साथ जाना है, तो ये सिक्योरिटी के जो भी पैसे होते हैं वो खावंद को वापस मिल जाते हैं कि भाई इसने झूठ नहीं बोला था। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है कि सिक्योरिटी ली जाती है यहाँ पे जब हस्बैंड ने फ़ाइल करनी, और यहाँ पे भी प्रोसीजर वही होता है, वो बच्ची, वो वाइफ आएगी, वो आके कोर्ट में जो वो स्टेटमेंट देगी उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट उसको भेजती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाए जी, अगर किसी को पुलिस ने अपनी लीगल कस्टडी में रखा हुआ है, किसी को उठा के ले गए, होता है हमारे यहाँ तो बहुत होता है। अच्छा जी, उठा के ले गए हैं और उस पर कोई एफआईआर भी नहीं दी, उसको थाने में बंद कर दिया है या किसी प्राइवेट जगह पर रखा हुआ है, ये भी होता है ना, प्राइवेट जगहों पर रखे होते हैं। सो इस किस्म की सिचुएशन है और जिसको पुलिस लेके गई है कोई एफआईआर भी नहीं दे रही, उसको कैसे रिकवर करवाना है? 491 सेशन कोर्ट में दें, हाई कोर्ट में दें, लेकिन जब आपने पुलिस की कस्टडी से किसी को रिकवर करवाना है तो आपने जो पटिशन फाइल करनी है वो लाजमी थ्रू बैलेफ कर देनी कि कोर्ट थ्रू बैलेफ इसको रिकवर करवाए। देखिए, अगर पुलिस से रिकवर करवाना है तो पुलिस को ही तो आप अगर कहेंगे तो वो पेटी भाई होते हैं, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। सो ये थ्रू बैलेफ ही फ़ाइल की जाती है, थ्रू बैलेफ ही फ़ाइल करना चाहिए। अब इसमें क्या है, फॉर इंस्टेंस पुलिस वालों ने हमने एक बंदे को उठा के ले गए, पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, कोई एफआईआर उस पर रजिस्टर नहीं की हुई, हम इसमें पहली पिटीशन फाइल करेंगे, क्या बहस करेंगे? हम यही कहेंगे ना कि जी पुलिस वालों ने इस बंदे को उठा के रखा हुआ है, कोई एफआईआर नहीं दी, वहाँ पे इलीगली थाने में बंद किया हुआ, बस इतनी बहस करनी है। इससे ज़्यादा हमने क्या बहस करनी है? इस पर कोई लंबे चौड़े कानून तो पढ़ने नहीं है इसमें फिर हमने जब थ्रू बैलेफ इसको फाइल किया हुआ है तो वो कोर्ट के नुमाइंदे होते हैं, वो फिर जाते हैं और उस बंदे को रिकवर करते हैं। वो क्या करेंगे, वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे जहाँ पे उसको बंद किया हुआ है, वहाँ पे जाके देखेंगे कि वो सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे कि क्या इस बंदे पे कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की हुई है। अगर तो एफआईआर दर्ज की होगी तो फिर तो बच गए पुलिस वाले। अगर कोई एफआईआर उस पर नहीं दी हुई, वैसे ही रखा हुआ है और उसको मार पीट भी रहे हैं, तो फिर इन पुलिस वालों की शामत आ जाएगी, इनकी नौकरियां नहीं बचती। वो बैलेफ उसको वहीं से रिकवर करेगा और जो भी टाइम कोर्ट का होगा उसमें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा कि जी ये मैं इसको लेके आ रहा हूँ, इस बंदे के अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं है, इसको पुलिस वालों ने ऐसे ही रखा हुआ था। और अगर उसने वो भी बंदा वहाँ पे कह रहा है कि जी मुझे तो मारा पीटा भी बड़ा है, कोर्ट उसका मेडिकल भी कराएगी और इनको लग पते जाएंगे पुलिस वालों को। किसी प्राइवेट जगह पर रखा है, जहाँ पे भी रखा हुआ है, ये पुलिस वालों से रिकवर करवाना है थ्रू बैलेफ ही होता है। और इसमें मैं आगे फर्दर जाके भी एक बात कर देता हूँ, मैं ढके छुपे लफ्ज़ों में वो बात करूँगा क्योंकि ये वीडियोस बहुत आगे जानी होती हैं तो उसमें इतनी ओपनली हम बात नहीं कर सकते। जब आपने बैलेफ भी थ्रू बैलेफ भी पुलिस की कस्टडी में से किसी बंदे को रिकवर करवाना है तो कोशिश करें हाई कोर्ट से करवाएं, सेशन कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से करवाएं। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो बहुत सारी वजह होती हैं। सो ये थ्रू बैलेफ करनी है, किसी बंदे को पुलिस की कस्टडी से रिकवर करवाना है तो हाई कोर्ट में करें। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट वाला आ जाता है, किसी प्राइवेट पर्सन को कैद में रखा हुआ है, इलीगली उसको डिटेन किया हुआ है, उसको रिकवर करवाना है। आप इसी तरह एक पिटीशन फाइल करेंगे, फ़लाने बंदे ने उसको रिकवर कराया, पुलिस को पार्टी बनाएंगे, पुलिस उसको कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी, वो प्रोड्यूस करेंगे। सो यही सिचुएशंस है, इस किस्म की रिकवरी की पिटीशंस आपके पास आती हैं। थ्रू बैलेफ आप मोस्टली जो की जाती हैं वो जब पुलिस की कस्टडी से करवाना हो तब करते हैं थ्रू बैलेफ, अदरवाइज नॉर्मल पिटीशंस में इस तरह नहीं करते हम बैलेफ को, क्योंकि ये बैलेफ की थोड़ी सी फ़ीस वगैरह भी होती है। सो ये पुलिस से जब किसी को रिकवर करवाना हो तो डेफिनेटली हम बैलेफ के थ्रू करते हैं,
अदरवाइज़ नॉर्मल हम पुलिस के थ्रू ही रिकवर करवाने की पटिशन्स फाइल करते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स हैं जी। अगर किसी बंदे को आपने रिकवर करवाना है और इस किस्म का केस आपके पास आ जाए, बड़े इजी केसेस हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। अर्ली डेज़ में इस किस्म का केस आएगा तो मज़ा भी आ जाएगा, फ़ीस भी आएगी और इतनी मेहनत भी कोई ख़ास नहीं है, एक आपकी कोर्ट में अपीयरेंस भी हो जाएगी। परेशानी वाली बात नहीं है। आपने पटिशन फाइल करनी है, जज साहब ने पुलिस को कहना लेके आ जाओ। जब वो लेके आएंगे तो कोर्ट ने, अगर तो वो बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो ऑब्वियसली माँ के पास जाएंगे। अगर कोई शादी रनवे मैरिजेस वगैरह तो कोर्ट ने वो जो मगवी है उससे पूछेंगे। फिर अगर कोई पुलिस से रिकवर करवाया तो बैलिफ ने आके रिपोर्ट दे देनी है कि जी ये देखें इस पर कोई FIR थी नहीं थी। कोई इतनी मेहनत वाले केसेस नहीं है ये। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये जो रनवे वाले केसेस हैं इनमें थोड़ी एहतियात करनी है। डेफिनेटली फ़ीस तो हमें इनमें मिलती है, लेकिन इसमें और बड़े मसले होते हैं, लोगों की गैरत के बड़े मैटर होते हैं, तो इनको थोड़ा देख के करना चाहिए। बाकी इन केसेस में और कुछ भी नहीं है, ईजी केसेस हैं। अर्ली डेज़ में ऐसे केसेस मिलें तो अच्छी बात होती है, ज़रा अपीयरेंस होती है, ज़रा चाका खुल जाता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।